जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी और आरओआरओ दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिस्टिंग्स हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपका ये रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सीरीज़ का ये 26वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने 25 वीडियो बना रखे हैं और बेहतरीन तरीके से समझा रखा है मैंने। उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स बता रखे हैं जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है। ठीक है, आए हुए हैं कुछ नए फैक्ट्स हैं तो इनको देखिए आप। ठीक है, और अपना बहुत कम समय में आप इसको रिवीजन करिए ये। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ भी जीएस वगैरह पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन कहीं भी पूछा जाए, कोई भी परीक्षा हो, आरओआरओ हो, यूपीपीसीएस हो, किसी स्टेट का पीएससी हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो। ठीक है, सब जगह जो है जीएस आपका पूछा जाता है और यही सारे प्रश्न जो है घूम फिर के आते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इसको देखिएगा। हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैंने इसमें लिए हैं, बहुत सारे लिस्टिंग्स लिए हैं, तो इसको फटाफट करेंगे इसको। ठीक है, 1.5 की स्पीड से देख लेंगे तो आपको बहुत कम समय में ये तैयार हो जाएगा। तो सारे वीडियोस देख डालिए इसके। इससे पहले भी जो मैंने कराए हैं, जो चाहे वो आरओ सीरीज़ के टेस्ट करवाए हों, ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज हो या यूपी स्पेशल के प्रश्न हों, उनको देख लीजिए आप। बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बहुत सारे बनाए हैं मैंने वीडियोस, प्लेलिस्ट देखिए आप। ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए हैं मैंने कि आप उसको देख के आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं और आ सकती हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, बहुत कम समय बचा है, 15-16 दिन ही बचे हैं। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप सिर्फ रिवाइज़ कीजिए, जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप रिवीजन करिए। 1.5 में देखिए, लगाइए, देखिए आप आधे घंटे में ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो होता है। ठीक है, उसको आप फटाफट देख डालिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, ठीक है, इसकी जो जैसे घोषणा कब हुई थी तो ये याद रखिएगा, 26 मार्च को ये 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, मार्च में आया था बेसिकली। ठीक, तो ये ध्यान रखना, मार्च में आया था। और ये जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, ये कब हुआ था? 2 सितंबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अंतरिम सरकार जो बनी थी उससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा विभाग किसके पास था। तो ये देख लीजिए, एक लिस्टिंग है। जैसे जवाहरलाल नेहरू तो ये उपाध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन था इसका? तो अध्यक्ष कौन था उस समय? जो भारत का गवर्नर था, ठीक है, माउंटबेटन, ठीक है, वो था। और ये उपाध्यक्ष थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। विदेश और राष्ट्रमंडल मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बेसिकली मामले ये जो ये विभाग है ना, यही पूछे जाते हैं, मैचिंग में आता है बेसिकली, सिंगल वन लाइनर में नहीं। आपको हो सकता है कि इससे मैचिंग में दे दे। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे करके। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना विभाग, ये प्रसारण और रियासतों का मामला। ठीक है, लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग से थे, वित्त विभाग के थे। ठीक है, इनको वित्त विभाग था। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई ये उद्योग और आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। गजनफर अली ये भी मुस्लिम लीग के थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग से कौन कौन सा था इनमें से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में? तो याद रखिएगा, पहले ये लोग नहीं शामिल हुए थे, ये लोग अक्टूबर में जाके शामिल हुए थे, मतलब 1-2 महीने बाद शामिल हुए थे ये। ठीक है, देखिए, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि आयोग, ठीक है, मुस्लिम, ये भी मुस्लिम लीग से ही थे, जो जोगेंद्र नाथ मंडल। तो कितने हो गए? ये जोगेंद्र नाथ मंडल हो गए, गजनफर अली हो गए और ये लियाकत अली। तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनको विधि विभाग दिया गया था। ठीक, देखिए, सी एच भाभा को कार्य खनन और बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अरुणा आसफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग। ये आई चुंडीगढ़ ये भी देखिए मुस्लिम लीग के थे, वाणिज्य विभाग। अब्दुल रब निस्तार पूछा भी गया है ये। ठीक है, तो इनको ये डाक एवं संचार दिया गया था। तो 5 लोग थे जो कि मुस्लिम लीग से थे, बाकी सब कांग्रेस और अदर से थे। ठीक है, कांग्रेस से। ठीक है, चलिए देखिए, अब वो तो मैंने अंतरिम सरकार बताया। अभी देखिए, जो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसको देखिए आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। ठीक, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके पास थे, वैज्ञानिक शोध भी इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले दिए गए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इनको शिक्षा दिया गया था, शिक्षा विभाग, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि, जॉन मथाई रेलवे परिवहन, जगजीवन राम श्रम। अब देखिए जगजीवन राम एक ऐसे, ये 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको कि अंतरिम जो सरकार बनी थी 1946 में, उसमें भी वही सेम विभाग था, और जो 1947 में स्वतंत्रता पश्चात जो बनी थी सरकार, उसमें भी वही विभाग था। जैसे ये हो गए जगजीवन राम हो गए, सरदार बलदेव सिंह हो गए, इनको यही सेम विभाग इनके पास उधर भी था, ठीक। तो याद रखिएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है। RK सडगुम शेट्टी, वित्त, ठीक। तो पूछा भी गया है कई बार कि स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री कौन थे, तो वो सडगुम शेट्टी थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, सडमुख शेट्टी, ठीक। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, और NV गाडगिल को कार्य खनन और ऊर्जा। तो याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य ये, यानी कि याद रखिएगा, ये कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। देखिए जैसे ये 1600 ईस्वी का राजलेख जो चार्टर आया था, इसी से ये जो ईस्ट इंडिया को इधर ईस्ट में व्यापार करने का मतलब अधिकार प्रदान करती हैं जो वहाँ की वो थी रानी, ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक। तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में, ठीक। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये 1781 में जो एक्ट आया था एक, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। यानी कि जो 1773 में जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये 1781 में आया था, ठीक है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1786 का नियम आया था, ठीक है। प्रथम चार्टर एक्ट कब आया था? 4 चार्टर एक्ट आए थे, ये इन चारों का ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। एक 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858, ये जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद ये भारत सरकार अधिनियम आता है, ठीक है। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या इस तरीके से कहा गया था, ठीक है। भारत का प्रथम परिषद अधिनियम आया था कब? 1861 में आया था, ठीक है। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम, ये 1892। इन परिषदों की, इन अधिनियमों की जो ये अधिनियम आए थे या जो ये एक्ट आए थे, पॉलिटी की एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इनकी विशेषताएं, जो इसमें क्या खास रहा, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की। तृतीय भारत परिषद अधिनियम ये आया था मार्लियामेंटो सुधार, ठीक है। यही इसी से जो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था यही था, ठीक है। ये 1909 वाला, ठीक, याद रखिएगा, मार्लियामेंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ये 1919 में था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद साइमन कमीशन आता है। इसी की समीक्षा करने के लिए ये साइमन कमीशन आता है, ठीक है। इसी वाले अधिनियम में, ये जो 1919 वाला अधिनियम था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि ये 1927 में ही पहले, मतलब इसको 2 साल पहले ही इसकी उद्घोषणा कर दी गई थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? तो 1935 में आया था। यानी कि ये जो रिपोर्ट दे के गया साइमन कमीशन, उसकी बहुत सारी बातें इसमें लागू की गई और एक नया अधिनियम बना के भेजा गया, ठीक है। और इसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनके भी क्या आउटकम रहे वो सब मिला उला के इसमें सब कर दिया था, ठीक है। इसी में अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबल योजना 14 जून 1945। ये सब क्रम में आते हैं, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। ये सब पूछता है कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। क्रम दे देगा 4, अब आप उसको अगर डेट नहीं पता रहेगा, ईयर नहीं पता रहेगा, तो आप क्रम नहीं लगा पाएंगे। और इस तरीके के प्रश्न UP PCS और RO दोनों में ही भर भर के पूछे जाते हैं। शिमला सम्मेलन देखिए, 25 जून से 14 जुलाई ये शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था ये 1946 में, मैंने बताया था अभी ऊपर पहले ही, ठीक। इसी के तहत अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जिसको कि मनबाटन योजना भी कहते हैं, ठीक। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 18 जुलाई 1947, याद रखिएगा। इसी के तहत फिर 2 डोमिनियन बन गए थे, मतलब 2 संघ बन गए थे, ठीक है, पाकिस्तान और भारत। देखिए जो भारतीय संविधान सभा थी, ठीक है, जिसका कि निर्माण हुआ था 1946 में, वो आपको कैब उसमें कितने ये थे, महिलाएं कितनी सदस्य थी, वो कई बार पूछा भी गया है कितनी सदस्याएं थी। तो इनकी सदस्य महिला सदस्य कितनी थी, याद रखिएगा, 15 थी शायद, देख लीजिए, गिन लीजिए इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। किसमें? संविधान सभा में, याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कितने महिला सदस्य थी, 15। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताते चलता हूँ। जैसे संविधान सभा की जो पहला सबसे पहला विचार आया था तो वो किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में, एम एन राय द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि क्रिप्स मिशन में भी इसकी चर्चा की गई है। किसकी? कैबिनेट मिशन, ये इसकी संविधान सभा की। तो किसमें? क्रिप्स मिशन में। और सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी 1934 में एम एन राय ने, ठीक, याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, 3 डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ये तो मतलब 3 डेट याद रखिएगा। कैसे? देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 11 को क्या हुआ था? 11 को ये चुने गए थे जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, परमानेंट मतलब स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। और अस्थायी की अगर बात की जाए तो कौन था? तो वो एस पी सिन्हा साहब थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर को उद्देश्य संकल्प, जो कि बाद में प्रस्तावना, उसी को प्रस्तावना का रूप दिया जाता है, वो बाद में, तो उसका जो प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि जो प्रस्ताव पेश किसने किया था, उद्देश्य संकल्प, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? ये 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। और इसको जब एडॉप्ट कब किया गया था? तो ये 22 जनवरी उसमें 1947 में जाके, ठीक है, उसको मतलब अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इनके नाम याद कर लीजिएगा आप: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ठीक है, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन। ये अभी इनका एक ये मनाया गया था इनका, ठीक है, ये सबसे यंग थी इसमें, इन सब में सबसे यंग यही थी, दाक्षायनी वेलायुधन। इनकी अभी कुछ जयंती या कुछ मनाया गया था, ये करंट में थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, शायद इससे प्रश्न बन सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अभी इनका कुछ जयंती मनाई गई थी हाल फिलहाल में, ठीक है। बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसमें कुछ और बातें हैं, देखिए, अभी मैंने जैसे बता दिया कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, ये यानी कि ये प्रोटेम स्पीकर टाइप का काम किए थे ये, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर, ये मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। पहली बैठक भी मैंने बता दिया, 9 दिसंबर, ठीक, ये बता ही दिया। और ये जो संविधान निर्माण हुआ है पूरा कितने वर्ष कितने समय में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखेगा। और संविधान जो है पूर्ण रूप से अपनाया तो गया था ये 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को हो गया था उसका कार्य पूरा, ठीक है, पूर्ण हो गया था। उस समय कुछ कुछ इसके प्रावधान लागू हो गए थे, सारे नहीं लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया, यानी कि पूरा जो है ये संविधान लागू हो गया था, ठीक है। और पूर्ण रूप से गणतंत्र कैसे हो गया? क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको एज अ मतलब देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, ठीक है, चुना गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तब से वो फिर पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया था, ठीक। इसीलिए गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, अभी आने वाला है, ठीक है, 26 जनवरी। देखिए, संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियां पूछता है ये, या तो मैचिंग में पूछ लेगा या तो सीधे सीधे पूछ लेगा। तो देखिए, संघ शक्ति, ये जवाहरलाल नेहरू, संचालन के राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधित परामर्श समिति के वल्लभ भाई पटेल। इसमें देखिए कुछ इस वाले समिति में 2 उप समितियाँ थी, कौन कौन सी? मौलिक अधिकार की जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक की एच सी मुखर्जी। ये मैचिंग में आते हैं, ये पूछा जाता है ये पक्का, याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति ये जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जो है वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के जो है ये कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति कब बनी थी भैया? तो 29 अगस्त, ठीक है, 1947 को बनी थी ये, याद रखिएगा, डेट पूछी जाती है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन थी? ये कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जी वी मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल और स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, कुछ इसमें फैक्ट्स और हैं, जैसे संविधान सभा के प्रारूप के रूप में ये गठन किया गया था, ये 29 अगस्त को, मैं बताया ना, ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप के जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7, याद रखिएगा। इसमें संविधान सभा के जो सदन की समिति थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी पट्टाभी सीतारमैया, अभी मैंने उसमें बता भी दिया आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। और कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं, जैसे संविधान सभा के बारे में लोगों ने क्या कहा था मतलब कि क्या हुआ कि
कुछ कुछ जो राजनीतिज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ कुछ कहा। जैसे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा ये सेंटेंस एज इट इज़ पूछे गए हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था ये। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा इसको। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये भी भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया, तो ये भी अम्बेडकर जी ने ही कहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, तो ये किसने कहा है? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो याद रखिएगा ये। ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है, सेंटेंस दे देगा, पूछेगा। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, ये शायद पूछा भी गया है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है इसको। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा ये कहा है आपका केसी वेयर ने। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? तो केसी वेयर, बहुत पूछा जाता है। अर्धसंघीय केसी वेयर और सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है ये। तो अर्धसंघ में केसी वेयर और सहकारी संघवाद में ग्रेनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये BR अम्बेडकर को। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए अभी देखते हैं कुछ कुछ ये और फैक्ट्स हैं इसमें। देखिए, जैसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 3 प्रकार का न्याय, ये सीधे सीधे पूछा गया था, शायद 2018 में पूछा गया था क्या? देखिएगा, PYQ अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पूछा हुआ प्रश्न है। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, ठीक है, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। और 1 प्रकार की बंधुता, भ्रातृत्व जो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रस्तावना से ही सीधे सीधे उठा के पूछ लिया जाता है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानिए, कैसे ये पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे प्रस्तावना को सबसे पहले जो बेरूबारी वाद हुआ था 1960 में, उसमें कहा गया था ये भाई संविधान का ये अंग है ही नहीं। ठीक, फिर उसके बाद एक वाद हुआ 1964 में, SR बोमई बनाम भारत संघवाद। उसमें कहा गया कि भैया ये संविधान जो है ये प्रस्तुत किया, ये उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग है। कब कहा गया? 1964 में, SR बोमई, याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये शायद डेट, एक मिनट, ये डेट मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ है। ये डेट जो है 1964 होगा या 1994, SR बोमई। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, चूँकि मैंने इसलिए इसको बोला कि ये शायद डेट मुझे गलत लगी, इसी वजह से मैंने इसको ये यहाँ पे रोका। तो ये 1994 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सही है बेरूबारी में। ठीक है, इसमें तो बताया था कि ये संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन उसके बाद ये इसमें गोलकनाथ में माना था कि ये संविधान की मूल आत्मा है। एग्जैक्टली जो माना था वो जब केशवानंद भारतीवाद हुआ था ना, उसमें सीधे सीधे कहा गया था कि ठीक है, ये संविधान का एक मतलब भाग है। ठीक है, ये संविधान का मतलब अभिन्न हिस्सा है एक तरीके से, यहाँ पे ये कहा गया था। तो याद रखिएगा ये कौन से वाद में क्या कहा गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखिएगा ये 1994 है ये। ठीक है, ये जो SR बोमई वाद हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, बता भी रखी हैं, पहले भी बता रखी हैं कि संविधान को मतलब किसने क्या कहा है ये प्रस्तावना के बारे में। इससे प्रश्न भी आया था अभी एक बार, UP PCS अभी मेंस में आया था 2023 में। ठीक, देखिए इसमें कुछ ये, हाँ ये दिया तो है नीचे इसमें। देखिए, प्रस्तावना के विषय में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या मत रहा है। देखिए, जैसे उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग बने? तो ये संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था ये प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ये कब कहा था? तो वही जो मैंने अभी बताया कि बेरूबारी वाद जो हुआ था 1960 में, उसमें ये न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा था ये। ठीक, प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद हुआ था 1965 में, जो उसमें ये कहा था जस्टिस, ये न्यायमूर्ति R. मघोलकर ने कहा था। ठीक है,
प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं अपितु महत्वपूर्ण अंग है। ये केशवानंद भारतीवाद में मैंने बताया ना कि उसमें कहा था ये, ठीक है, ये न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था उस समय। ठीक, संविधान की जो उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ये किसने कहा था? गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्यवाद हुआ था 1967 में, तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा ये कि ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा किसने क्या कहा है। ठीक, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था वो भी ध्यान रखिएगा। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है। ये कब कहा गया था? तो ये सार्वभौमई, अभी मैंने बताया ना कि ये 94 का है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ये संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो 1954 में ये कुछ केस हुआ था उसमें ये कहा गया था। ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद हुआ था जो 1975, उसमें भी यही चीज़ कहा गई थी कि संविधान की जो प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, ऐसा बोला गया था। ठीक, देखिए नए राज्य जो गठित हुए थे, ठीक है, नए राज्यों का जो गठन हुआ था अलग अलग समय पर हुआ है, इससे प्रश्न बनता इस ऐसे है कि आपको एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ ईयर दे देगा उनका गठन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले ये भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, याद है आपको, तो ये 53, इसको ईयर वाइज याद रखिए तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 53 में ये आंध्र प्रदेश, 1960 में गुजरात, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय 72 में। मेघालय में 3 राज्य बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो तीनों को याद रखिए। ठीक है, 75 में सिक्किम बना था, मिजोरम में भी 3 बने थे। कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, 3 2000 में भी बने थे। कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और जो सबसे लास्ट बना वो कौन सा? तेलंगाना, याद रखिएगा। ठीक है, ये DPSP हैं कुछ, इनसे बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, आपको दे देगा और ये पूछेगा कि ये क्या है, DPSP है, मूल अधिकार है, क्या है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। जैसे 36 में क्या हुआ, तो ये तो भाई राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, और कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक, 37 में क्या है कि अंतर्विष्ट जो तत्वों को लागू होना, किस तरीके से लागू करना है। 38 में बताया गया है कि राज्य को लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। वो कौन? राज्य बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा कि भैया राज्य को लोक कल्याणकारी बनाएगा। ठीक है, अभिवृद्धि के लिए। 39 में देखो का है, का क्या है, तो ये सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार। ठीक है, क्या है ये? 39 का। ठीक है, और खा में देखिए ये, इसमें स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखिएगा। ये किसमें है? ये एक इसमें अलग है ये। ठीक है, ये 39 का जो ये समान न्याय और निःशुल्क के लिए कानूनी सहायता है, ये है, ये आपका खा है, ये गा है। ठीक है, ये याद रखिए, का और गा, घा है ये, घा याद रखिएगा। ठीक है, डी, ठीक है, ABCD, का, खा, गा, घा, तो ये घा है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे पूछता है प्रश्न, एक तरफ लिख देगा आपको समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, तो 39 D या घा करके दे देगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक, और समान न्याय व निःशुल्क ये निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39 काम है। ठीक, अनुच्छेद 40 में देखिए ग्राम पंचायतों का ये गठन दिया हुआ है। ठीक है, 41 में आपका ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। ठीक है, और प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें? 42 में। 43 में देखो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसमें है। अभी देखो 39 जो ये 43 है, इसमें 2-3 पार्ट हैं। जैसे 43 का में है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, खा में है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, जो कि ये 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, UCC के बारे में अभी बहुत चर्चा में है, शायद पूछ ले कुछ इस तरीके से प्रश्न, तो 44 आर्टिकल 44 याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम यानी कि 0 से 6 ये 45 में है। और अगर 6 से 14 वाली बात करें शिक्षा के लिए, तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका मूल अधिकार हो जाता है वो। ठीक है, 0 से 6 DPSP में आता है, और 6 से 14 वाला आपका फंडामेंटल राइट्स में। ये अनुच्छेद 46 आपका अनुसूचित जातियों से संबंधित है, SC ST और अन्य जो दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए 46 में। 47 में आपका ये पोषाहार और ये जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए। ठीक, 48 में आपका
कृषि और पशुपालन से है, और ये का जो ए जोड़ा गया था 48A, इसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। 49 याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बारे में बात की गई है। 50 में आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, ये याद रखना। और 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य बहुत पूछता है, इनका क्रम याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, संविधान का पालन करना सबसे पहले नंबर पे आता है, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, और ये क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम क्या है, संविधान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, यही सब है, ठीक। तो इनको, इनके आदर्शों और इनका पालन करना, ठीक। फिर स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए हैं उनको मतलब संजोए रखना। फिर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना। तीसरे, इनका क्रम याद रखिएगा, बेसिकली वो क्रम पूछता है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, ये किस में है, तो ये क्रम याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। हमारी मिलीजुली सामासिक जो सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझना, तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ये क्रम। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये, तो ये जैसे ऐसे याद रखिए आप। मान लो जो ये है 51 का में तो है ही है, 51A में तो है ही है। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4, ये 5, ठीक, 5, ये यहाँ से 6 7, ये वैज्ञानिक वाला 8, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक संपत्ति 9, फिर ये 10, और माता पिता संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष, ये आपका किसमें 11, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 11 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, ये कब जोड़े गए थे, ये कौन से संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा ये जो कब हुआ था, ये आपका 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। SSID मैंने पहले भी बता रखा है, सेकुलर्स, ये सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़, ये सब 42वें संविधान संशोधन 1946 में 76 में, तो ये याद रखिएगा। SSID करके याद रखेंगे तो याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए देखिए, पंचायत संबंधी कुछ ये समितियां हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले बलवंत राय 56 में, सादिक अली 64 में, अशोक मेहता समिति 1977 में 77 में, GVK राव 85 में, LM सिंघवी 86 में, थुंगन समिति 1988 में, गाडगिल समिति 1988 में। तो इनका क्रम याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से ही पूछता है वो लगाने के लिए, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष देख लीजिए एक बार, क्या पता पूछ ले, क्योंकि पहले जो वित्त आयोग है इससे पहले भी ऐसे ही क्रम पूछा गया है, कौन सुमेलित करने के लिए ईयर दे देता है और एक तरफ आपको, तो इनका क्रम याद रखेंगे तो हो जाएगा ये याद, ठीक है। 1-2 बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसको पूरा एकदम से नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले याद रखिए, पहले 2-3 जैसे केसी नियोगी और के संथानम, ये पहले दूसरे थे। उसके बाद इधर बीच में देखिए 10 से याद रखिएगा, केसी पंत, 11वें में खुसरो साहब, ये डी सिंह, सी रंगराजन हो गए 12वें में, विजय केलकर, डी ये अभी YV रेड्डी, फिर 15वें के NK सिंह, अभी 16वें के कौन बने हैं, ठीक है, 16वें का भी मतलब उद्घोषणा कर दिया है वित्त आयोग का, तो अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। भूतपूर्व जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो ये अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा 26 से लेके उधर 30 तक के लिए, 2026 से 2030 तक का, ठीक है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का क्रम याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है पहले। तो ये जयंती पटनायक सबसे पहले थी, उसके बाद मोहिनी गिरी, विभा पार्थ सारथी, पूर्णिमा अडवाणी, गिरिजा व्यास, श्रीमती ममता शर्मा, सुश्री ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा। रेखा शर्मा अभी भी हैं ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इनका। राजनीतिक दलों का गठन कब कब हुआ था, देखिए जैसे बीजेपी 80 में, ठीक है, 1980 में, कांग्रेस का आपको पता है 1885 में, TDP ये 1982 में, तृणमूल कांग्रेस 98 में, NPP ये 2013, NCP 99 में, ठीक है, RJD 97 में, ADMK 72 में, CPI 1925 में, CPIM जो है ये 1964 में, और DMK 1949 में। तो ये याद रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले, ठीक। शास्त्रीय भाषाओं का क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले तमिल 2004 में, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, 6 हैं ये। इनके ईयर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ईयर ज़रूर देख लीजिए एक बार, ठीक। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक। सबसे लास्ट में ओडिया हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद ये जो संविधान संशोधन हुए हैं 100 के बाद वाले, उनको जरूर ध्यान रखिए। जैसे 100वें में ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है, ये ज़मीन का,
कुछ पार्ट दिया गया था बांग्लादेश को और कुछ अपने में मिलाया गया था, तो वो 100वां संविधान संशोधन था 2015 में। 101 के तहत जीएसटी वाला लागू हुआ था, याद रखिएगा 2016 में। 102वें के तहत ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। 103 में जो 2003 में ये 19 में हुआ था, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसमें एक तो ये पिछड़ेपन को मतलब स्वीकारते हुए जो आर्थिक वंचना को, इसमें 110% जो EWS वाला है ना, ये किया था किसमें? 103 वाले में, ठीक है, 2019 में। फिर 104 में क्या हुआ था? बेसिकली 104 में ये अनुच्छेद 334 में कुछ संशोधन किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। 105 जो हुआ था, 104 वाले में ही याद रखिएगा, ये जो एंग्लो इंडियन वाली सीट हुआ करती थी, एंग्लो इंडियन वाली सीट, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाली सीट जो है वो समाप्त कर दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण इसीलिए है, 2019 में 104वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत एंग्लो इंडियंस अपने मतलब संसद में और इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में दोनों जगह समाप्त कर दिया गया था। 105वां याद रखिएगा, ये किसके लिए था? तो बेसिकली ये 338B जोड़ा गया था, ठीक, याद रखिएगा। इसमें बेसिकली राज्यों को पुनः इसमें दे दिया गया था शक्ति कि आप अपने ही आधार पर मतलब पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना और उससे संबंधित कोई मामले हैं तो वो राज्यों को पूरा अधिकार दे दिया गया था, जो कि किसमें कम कर दिया गया था? ये जो 102 वाला था ना, इसमें कम कर दिया गया था बेसिकली यहाँ पे, तो उसी को वो पुनः दे दिया गया राज्यों को यहाँ पे 105 में। और 106वां जो हुआ है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा? जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है ना, जो कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 33% जो है महिलाओं को आपको सीटें रिजर्व करनी होंगी, वो याद रखिएगा 106वां संविधान संशोधन। और वो विधेयक कौन सा था? तो 128वां याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने बोला भी था और इसमें टेस्ट भी करवाया था मैंने, ठीक है, ग्रुप में। तो ये याद रखिएगा किस डेट को ये पारित हुआ था, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना इसमें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लोकसभा से कब पारित हुआ था? तो 20 सितंबर। और राज्यसभा से कब पारित हुआ था? तो 21 सितंबर, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा कब इसको स्वीकृति मिली थी? तो 29 सितंबर। कहीं कहीं आपको किसी किसी किताब में 28 सितंबर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न भी मैंने करवाए हैं, देखिए ये इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रश्न करवाए हैं, जैसे ये सब। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसमें बहुत एकदम मतलब जो प्रश्न पूछे जाने की अति संभावना है, प्रबल संभावना है, वही प्रश्न मैं इसमें करवाता हूँ, जीएस की पाठशाला। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत सारी जानकारी जो मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप कुछ कमेंट करिएगा, कुछ बताइएगा, अच्छा लगा बुरा लगा क्या है, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करके आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा और भी लोगों का कल्याण हो जाए, ठीक है। और ये आगे जो पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए तो है ही है, सभी के लिए है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।